Hello, Namaskar everyone. Today we are going to discuss in the continuation of 7th chapter of macroeconomics, that is aggregate demand, aggregate supply and related concepts. Now, इसके अंदर हम अभी तक क्या वीडियो बना चुके हैं, एग्रीगेट सप्लाई का बना चुके हैं, एग्रीगेट डिमांड का बना चुके हैं और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन को आज हम इस क्लास में डिटेल में समझेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ कंजम्पशन फंक्शन, इसमें ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसका स्केड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि द वेरियस टाइप्स, मतलब टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन लाइक एपीसी, एमपीसी, उनका कंप्लीट मीनिंग, स्केड्यूल, डायग्राम और लास्ट में उनका रिलेशन, जो डिफरेंस है बेसिकली जो डिफरेंस बिटवीन द एपीसी एमपीसी वो डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा वीडियो आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंजम्पशन फंक्शन। व्हाट इज द कंजम्पशन? सो नाउ कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई। ये होता है कंजम्पशन फंक्शन जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो व्हाट द मीनिंग ऑफ कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा? F स्टैंड फॉर रिलेशनशिप। तो हम बात करेंगे कि F स्टैंड फॉर रिलेशनशिप, तो हम कहेंगे कि इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप, इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम। तो व्हाट इज प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन? इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड द इनकम। और ये व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इज देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन। इसका मतलब इफ इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया। सेकंड जो इसका लीनियर इक्वेशन होता है वो क्या होता है बच्चे? वो होता है सी बार प्लस बी वाई। दिस इज द लीनियर इक्वेशन। अब इस लीनियर इक्वेशन में सी बार स्टैंड फॉर, सी बार का यहाँ मतलब है कि कंजम्पशन एट जीरो इनकम। अगर हमारी इनकम जीरो है तो भी हमारा कंजम्पशन होता है। तो अब ये जो कंजम्पशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन, और विच इज नोन एज द सी बार इन दिस इक्वेशन। और ऑटोनोमस कंजम्पशन इट मीन्स विच इज नॉट डिपेंड ऑन द इनकम। इफ इनकम इंक्रीजेज डिक्रीजेज कंजम्पशन रिमेन द सेम। तो इट मीन्स इफ योर इनकम इज जीरो देन देर विल बी कंजम्पशन। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ बेसिक नीड्स एंड सर्वाइवल्स। हमारी बेसिक नीड्स की वजह से अगर हमारी इनकम जीरो भी होगी तो भी हम कंजम्पशन करेंगे। तो ये होता है। एंड बी स्टैंड फॉर बेसिकली होता है एमपीसी। बी का मतलब क्या होता है? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एमपीसी का क्या मतलब है? एमपीसी का मतलब है कि डेल सी अपॉन डेल वाई, जो आगे हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो एमपीसी का एक तो फॉर्मूला ये होता है और दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो इसका होता है 1 माइनस एमपीएस। तो ये दोनों हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब एमपीसी इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, जो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारा स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व होता है। एंड वाई तो क्या है? इनकम। वाई स्टैंड फॉर इनकम। तो आई होप ये जो लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। सी बार स्टैंड फॉर द ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी स्टैंड फॉर एमपीसी मतलब स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, एंड वाई इज द इनकम, जो आगे हम अभी डिटेल में और डिस्कस करेंगे। तो ये इसके दो फॉर्मूले हो गए और मीनिंग हो गया। नाउ अब हम आगे इसका जो डेफिनेशन है वो नोट से देख लेते हैं। तो देखिए नोट्स में, देखिए हम नोट से देख लेते हैं। द कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड द इनकम। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्मूले से मैंने आपको समझा दिया कि एफ स्टैंड फॉर रिलेशन बिटवीन द कंजम्पशन फंक्शन एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन? पॉजिटिव रिलेशनशिप। ना उसके बाद में देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट है कि डू नॉट कंफ्यूज विद द कंजम्पशन एंड द कंजम्पशन फंक्शन। ये दो वर्ड्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो कंजम्पशन का सिंपल मतलब क्या है? कंजम्पशन इट मीन्स refer to the amount of income which is spent on the purchase of goods and services at given level of income, जबकि on the other hand the consumption function refer to the schedule showing the consumption expenditure at various level of income. तो I hope ये दोनों वर्ड अलग अलग है। consumption is entirely different and consumption function is entirely different. Now उसके बाद में इसका जो एक इक्वेशन हमने डिस्कस कर ही लिया, सी फंक्शन ऑफ वाई डी। तो एफ स्टैंड फॉर रिलेशन, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। वाई डी मतलब इनकम, और सी बार ये लीनियर इक्वेशन भी हमने पूरा डिस्कस कर लिया है ना। उसके बाद इसका क्या मतलब है? यहाँ सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन,
वाई डी मतलब डिस्पोजेबल इनकम, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि केन्स के अकॉर्डिंग जो इनकम होती है वो आइदर कंज्यूम या फिर सेव होती है। देन उसके बाद में सी बार इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, इट मीन्स विच इज़ नॉट डिपेंड ऑन द इनकम एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बी का मतलब यहाँ क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी। और बी वाई कंप्लीट, अगर बी वाई कंप्लीट की बात करें तो होता है इंड्यूस। तो इस तरीके से देर आर टू टाइप ऑफ कंजम्पशन, वन इज ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड वन इज इंड्यूस। इस फॉर्मूले के अंदर आपके दो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, एक होता है जो ऑटोनोमस और बी वाई, ये जो बी वाई दे रखा है, दिस इज द बी वाई जो दे रखा है, वो उसको बोलते हैं हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, मतलब विच इज डिपेंड ऑन द इनकम। तो हम कंजम्पशन फंक्शन में दो तरह के कंजम्पशन लेके चलते हैं, एक ऑटोनोमस और दूसरा इंड्यूस, मतलब एक डिपेंड ऑन इनकम और एक सेकंड जो है ऑटोनोमस कंजम्पशन विच इज नॉट डिपेंड ऑन द इनकम। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया ना। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू किन्स द इनकम एज इंक्रीजेज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑल्सो इंक्रीजेज बट लेस देन द इनकम इंक्रीजेज कॉल्ड द। तो इसका मतलब साइकोलॉजिकल ऑफ कंजम्पशन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी हम ब्रीफ में डिस्कस कर सकते हैं कि केन्स के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिकल ऑफ कंजम्पशन क्या होता है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो पहले हमारा कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होता है, फिर इक्वल होता है और फिर लेस देन होता है, बिकॉज हम फ्यूचर में सेविंग भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको एक साइकोलॉजिकल ऑफ कंजम्पशन बोलते हैं। और इसी के बिहार पे हमने पूरे तीनों चैप्टर में स्केड्यूल बनाना सीखा है। तो जैसे मैंने एग्रीगेट डिमांड जब का वीडियो बनाया तो आप देखेंगे, उसमें मैंने बताया है कि आपको एक ही स्केड्यूल बनाना है, एग्रीगेट डिमांड में बनाना सीख लिया हमने किसके बिहार पे, साइकोलॉजिकल ऑफ कंजम्पशन। और उसके बाद आपको उसी स्केड्यूल से हम सारे डायग्राम और तीनों चैप्टर हम उसी से करने वाले हैं। तो आज भी हम वही स्केड्यूल यूज करेंगे जो हमने एग्रीगेट डिमांड में किया, एग्रीगेट सप्लाई में किया, वही हम कंजम्पशन फंक्शन में करेंगे, वही हम सेविंग फंक्शन में, मतलब तीनों चैप्टर में हमारा स्केड्यूल क्या रहेगा, सेम। तो आपका टेंशन खत्म। और वो इसी प्रिंसिपल पे हम चलेंगे कि साइकोलॉजिकल ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, बिकॉज हर ह्यूमन बिहेवियर की जो बिहेवियर होता है ह्यूमन बीइंग का वो यही होता है कि पहले हम कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, फिर इक्वल करते हैं, फिर लेस देन करते हैं और इसी भी यहाँ पे हम हमारा स्केड्यूल डेवलप कर लेते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम डिस्कस करते हैं स्केड्यूल। तो ये तो हमारा हो गया मीनिंग एंड फॉर्मूला। नाउ अब आते हैं कंजम्पशन फंक्शन का स्केड्यूल। तो बच्चे जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि कंजम्पशन का जो स्केड्यूल है वो हम एक ही स्केड्यूल से तीनों चैप्टर पढ़ेंगे और वो स्केड्यूल बनाना मैंने एग्रीगेट डिमांड की क्लास में मैंने सिखा दिया था। तो देखिए यहाँ वाई लेंगे हम, यहाँ लेंगे कंजम्पशन। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप 0 से स्टार्ट करिए, 40-40 का डिफरेंस दीजिए, 40, 80, देन 120, देन 160 और 200। यहाँ आप 20 से स्टार्ट करिए और 30-30 का डिफरेंस, तो 20, 30, 50, 50, 80, 80, देन 110, देन 140, देन 170। तो ये स्केड्यूल हमने बनाना सीखा था, क्योंकि देखो इसमें क्या प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, इसमें जो प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है कि इनिशियली क्या होता है, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन। इनिशियली क्या हो रहा है, जो कंजम्पशन है वो ग्रेटर है, फिर क्या है, इक्वल है, फिर क्या है, लेस देन है। और इसी को केन्स ने क्या बोला है, साइकोलॉजिकल ऑफ कंजम्पशन। तो साइकोलॉजिकल ऑफ कंजम्पशन के बिहार पे आप स्केड्यूल बनाना सीख सकते हैं और ये हमने एडी में ही बनाना सीख लिया। और जो एडी में स्केड्यूल रहता है वो एएस में वही सारे पूरे तीनों चैप्टर में रहेगा। तो स्केड्यूल बनाने के लिए बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि एक बार आपको कंजम्पशन इक्वल करना है, फिर पहले ग्रेटर देन करना है, फिर इक्वल करना है, फिर लेस देन करना है। आप कोई भी डेटा लेके खुद ही स्केड्यूल बना सकते हैं। इसका डिटेल डिस्कशन मैंने एग्रीगेट डिमांड में किया है। तो स्केड्यूल बन गया। अब इसी के बिहार पे, तो ये हमने एग्रीगेट डिमांड में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ कोई ऐसा हम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे। जो एग्रीगेट डिमांड में हमने सी पढ़ा कंजम्पशन, वही यहाँ हम उसको सेपरेट कर रहे हैं। तो अब हमने उसको बस सेपरेट कर दिया, ये हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए और ये वाई एक्सिस ये हमने ले लिया। देन अब यहाँ क्या, एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं इनकम, यहाँ हम क्या लेंगे, कंजम्पशन। अब हम प्लॉट कर देंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाना है, जो क्या होता है 45 डिग्री लाइन। तब हम इसके ले लेते हैं। तो यहाँ इसके ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हो गया 40, 80, 120, 160 और 200। ये हमने बना लिया। देन उसके बाद में यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ भी सेम इसके ले लेंगे। तो 1, 2, 3, 4
और 5। तो ये आ गया 40, 80, 120, 160 और ये क्या हो गया 200। अब 45 डिग्री लाइन आपको कैसे बनाना है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एग्रीगेट सप्लाई में। ये आपको डायगोनल्स को जॉइंट कर लेना है। डायगोनल्स बना लिया आपने। ये हमने डायगोनल्स बना लिए ना। अब इनको क्या कर देंगे हम जॉइंट कर देंगे। तो देखिए ये हमारी क्या बन गई 45 डिग्री लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई है, जो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू वाई। ठीक है, आप एक तरीका तो ये 45 डिग्री लाइन बनेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो डी यूज करके भी 45 डिग्री लाइन बना सकते हो। तो इस तरीके से 45 डिग्री। अब हम कंजम्पशन को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए कंजम्पशन को हम इसमें ड्रॉ करेंगे। तो बताइए 0 पे कितना है 20, तो ये आ जाएगा। देन उसके बाद 50, 50 ऑलमोस्ट दिस। देन 80, देन उसके बाद में क्या है 110, देन उसके बाद 140, देन उसके बाद 170। और इसको हम क्या करेंगे फ्री हैंड जॉइंट कर देंगे बच्चे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा कंजम्पशन कर्व बन जाएगा। तो देखो थोड़ा सा हमारा जो कंजम्पशन कर्व जो थोड़ा सा आउट गया है वो इस वजह से क्योंकि तो स्केल का डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप प्रॉपर स्केल लेंगे, स्केल से मेजर करके डिफरेंस प्रॉपर लेंगे तो आपका बिल्कुल प्रॉपर बनेगा। तो थोड़ा सा मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। तो ये हमारा क्या बन गया कंजम्पशन कर्व। अब कंजम्पशन कर्व जो बन गया तो अब हम इसका रिलेशन कर लें। तो ये स्केड्यूल हो गया और डायग्राम हो गया। नाउ अब अगर हम इसका रिलेशन की बात करें तो देखिए डायग्राम हो गया। अब रिलेशन जो है इसमें क्या हो रहा है आप यहाँ देख रहे हो कि देयर आर 3 टाइप ऑफ रिलेशन निकल के आ रहा है। पहले क्या हो रहा है c ग्रेटर देन y, ठीक है। फिर क्या हो रहा है एट द पॉइंट वेयर c इक्वल्स टू y, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। और फिर क्या हो रहा है c लेस देन y। तो यही 3 जो पॉइंट है हमारे वही हम एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन हमारा क्या होगा कि पहले क्या होगा c ग्रेटर देन y होगा। फिर क्या होगा c इक्वल्स टू y होगा। और फिर क्या होगा c लेस देन y। तो इस तरीके से 3 रिलेशन होते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं साइकोलॉजिकल ऑफ कंजम्पशन। और इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और इस तरीके से हम 3 पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन भी लिख देंगे। तो इस तरीके से स्केड्यूल डायग्राम ये हमारा हो गया। अब हम इसको नोट्स में से पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चे नोट्स में से ये कंजम्पशन स्केड्यूल आपने यहाँ बना रखा है। ये कंजम्पशन स्केड्यूल बन गया। देन ये डायग्राम बन गया पूरा, ठीक है, जो हमने प्रॉपर बना लिया है। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेनेशन। तो देखो आप एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लिखना है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे ओसी। ओसी इज द मिनिमम कंजम्पशन लेवल विच मस्ट बी इनकर इन द लेवल ऑफ जीरो इनकम बिकॉज ऑफ सर्वाइवल नीड्स। तो वो हमने सी बार की बात की तो सी बार उसके बारे में बता देंगे एक पॉइंट। देन उसके बाद में हम बता देंगे सी सी इज द लाइन जो कॉन्स्टेंटली मूव, मतलब हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन और जो इनकम है उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। देन उसके बाद में हम कहेंगे कि सी इक्वल्स टू वाई एट पॉइंट क्यू विच इज ब्रेक इवन पॉइंट। जहाँ सी इक्वल्स टू वाई है वहाँ क्या है वो ब्रेक इवन पॉइंट है। फिर उसके बाद प्रायर क्यू पॉइंट जो डायग्राम में दे रखा है, देखिए दिस इज द क्यू पॉइंट, ये दिस इज द क्यू पॉइंट। तो इसके अंदर ये बता रखा है प्रायर टू क्यू पॉइंट सी ग्रेटर देन दिस वे सिचुएशन ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द नेगेटिव सेविंग, मतलब जो सी ग्रेटर देन वन है तो पैसा कहाँ से आया वो सेविंग से आया। देन उसके बाद में आफ्टर दैट क्या हुआ, क्या हो गया सी इज लेस देन वाई दिस सिचुएशन ऑफ पॉजिटिव सेविंग। तो इस तरीके से आप ये पूरा एक एक्सप्लेनेशन इसका लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हमारा कंजम्पशन फंक्शन हो गया जिसमें हमने मीनिंग डिस्कस कर लिया, फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, उसके बाद में उसका स्केड्यूल डायग्राम और एक्सप्लेनेशन। और बच्चे ये जो टॉपिक है वो हमने एग्रीगेट डिमांड में इनडायरेक्टली पढ़ा था, बस उसको हमने यहाँ क्या कर दिया सेपरेट कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसके देयर आर 2 टाइप्स, तो उनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो देखिए बच्चे प्रोपेंसिटी टू
कंज्यूम। अब इसके बच्चे देयर टू पार्ट्स, वन पार्ट क्या है, देखिए देर आर टू पार्ट्स, फर्स्ट इज एपीसी एंड सेकंड क्या है, एमपीसी। अब एपीसी क्या होता है, एपीसी का फॉर्मूला होता है बच्चे सी अपॉन वाई, और जो एमपीसी है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल सी अपॉन डेल वाई, मतलब चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। तो ये बस चेंज का फर्क है। नाउ अब एपीसी का जो फॉर्मूला है उससे से हमारी क्या बन जाएगी बच्चे, डेफिनेशन भी बन जाएगी। तो व्हाट इज एपीसी, फुल फॉर्म क्या होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब डेफिनेशन क्या होगी, फॉर्मूला क्या है इसका, सी अपॉन वाई, तो इसी से हम डेफिनेशन बना देंगे। इट इज द रेशियो, बस एक वर्ड याद रखना आपको, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो भी आपकी इनकम है उसका आप कितना परसेंट सेव कर रहे हैं, तो इनटू अगर आप 100 कर दें तो परसेंटेज में भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको भी पता लग जाता है कि आप अपनी इनकम का कितना परसेंट खर्च करते हैं। तो ऐसे पूरी कंट्री में आपको कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, रियल लाइफ एप्लीकेशन है इसका ये, कि अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप सबसे पहले पूरी कंट्री का एपीसी निकालते हो। मतलब आप ये देखते हो कि लोगों का जो पूरी कंट्री में जो कंजम्पशन है वो अपनी इनकम का कितना परसेंट है, तो उसके बिहार पे आप डिसीजन लेते हो कि यार लोग कितना खर्च करते हैं। जैसे इंडिया जैसी कंट्री में लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, कंजम्पशन इनकम से भी ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ बिजनेस करना बहुत अच्छा है। बट कुछ जैसे डेवलप कंट्रीज होती है वहाँ क्या होता है, लोग कंजम्पशन कम करते हैं, तो वहाँ फिर आपको उस हिसाब से प्राइस, उस हिसाब से अपना बिजनेस डिसीजन लेना होता है। तो ये बिजनेस डिसीजन में बहुत हेल्पफुल होता है, तो इसलिए इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है। तो ये हमने देख लिया। अब उसके बाद में इसका स्केड्यूल। तो बच्चे देखो, स्केड्यूल के लिए मैंने आपसे एक ही प्रॉमिस किया है कि थ्रू आउट चैप्टर्स, पूरे तीनों चैप्टर में हमारा स्केड्यूल क्या रहेगा, दैट इज द सेम। तो वो स्केड्यूल हमारा वाई और सी, ये मैंने एग्रीगेट डिमांड से ये स्केड्यूल बता रहा हूँ आपको। तो इसमें हम ले लेंगे 40 0 40 40 का डिफरेंस, 40 80 120 160 और 200। अब ऐसे ही कंजम्पशन हम 20 से स्टार्ट करेंगे और 30 30 का डिफरेंस ले लेंगे, तो 50, फिर क्या करेंगे 80, देन 110, देन 140 और देन 170। तो अब देखिए ये स्केड्यूल बनाना मैंने आपको सिखा दिया है कि इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है साइकोलॉजिकल ऑफ कंजम्पशन, और वो क्या है कि पहले आपका जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा है, फिर इक्वल है, फिर लेस देन है, और इस तरीके से आप कोई भी डेटा लेके टेक एनी वैल्यूज़, और आप ये प्रिंसिपल ध्यान में रखो कि पहले कंजम्पशन को ज़्यादा करना, इक्वल करना और लेस देन, और अपना स्केड्यूल बना सकते हो। यही मैं शुरू से एग्रीगेट डिमांड से मैं यही स्केड्यूल यूज़ करते आ रहा हूँ। आपको भी एक ही स्केड्यूल यूज़ करना है तीनों चैप्टर में, तो इससे आपका स्केड्यूल का टेंशन खत्म। तो स्केड्यूल बन गया। नाउ अब क्या आप लोग यहाँ इस स्केड्यूल का एपीसी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि एपीसी का मतलब क्या है, सी अपॉन वाई। तो अब आपको इसमें निकालना हो तो क्या करोगे, इस पर तो डैश आ जाएगा ना, यहाँ क्या आ जाएगा 50 अपॉन 40, ना इसके बाद 80 अपॉन 80, देन क्या आ जाएगा 110 अपॉन 120, देन 140 अपॉन 160, देन 170 अपॉन 200। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, ये कंजम्पशन फंक्शन निकाल सकते हो। तो कंजम्पशन फंक्शन निकालना बहुत इजी है, स्केड्यूल आपने खुद बनाना सीख लिया, उससे कंजम्पशन फंक्शन निकाले, तो ये स्केड्यूल हो गया हमारा। अब हम इसका डायग्राम बना लें। तो यहाँ जब डायग्राम इसका बनाते हैं तो वही हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो देखिए बच्चे, यहाँ आपको ये एक्स एक्सिस, ये 0 और ये क्या लेना है, यहाँ आपको लेना है इनकम, और यहाँ क्या लेना है सी। अब कंजम्पशन कर्व बनाना है आपको, जो हमने एग्रीगेट डिमांड में भी बनाना सीख लिया, जो हमने कंजम्पशन फंक्शन भी बना लिया, वही कंजम्पशन कर्व यहाँ बनाएंगे। तो अब हम इसको अगर प्रॉपर स्केड्यूल लेके बनाएं तो आप प्रॉपर स्केड्यूल लेके बना लीजिए, और जो प्रॉपर स्केड्यूल में हमें कंजम्पशन फंक्शन में डिस्कस स्केल लेके हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डायरेक्टली इसको बना लेते हैं। तो आपको पता है, अब तक पता लग गया कि कंजम्पशन जो कर्व होगा दैट विल बी द कर्व। तो ये कंजम्पशन कर्व बनेगा।
क्योंकि देखो यहाँ स्केल लेके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, स्केल लेके आपको केवल कंजम्पशन फंक्शन में ही बनाना है, तो आप डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। आपको पता है कि कंजम्पशन का वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ऑटोनमस कंजम्पशन, और फिर पॉजिटिव स्लोप्ड होता है। तो ये हम एग्रीगेट डिमांड में बना चुके हैं विथ स्केल, हम ये कंजम्पशन फंक्शन में भी बना चुके हैं, तो अब हम डायरेक्ट इसको यहाँ बना सकते हैं, और आप चाहो तो प्रॉपर स्केल लेके भी बना सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है ना। अब ये कंजम्पशन फंक्शन हमारा बन गया। अब हमें देखो, अभी तक हमने एपीसी में क्या पढ़ा? हमने मीनिंग पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया, उसका टेबल पढ़ लिया, मतलब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पढ़ लिया ना। उसके बाद हमें क्या करना है? ग्राफिकली मेजरमेंट। अब आता है क्वेश्चन कि हाउ कैन यू मेजर एपीसी ग्राफिकली? तो स्केड्यूल से तो आपने बता दिया, इस तरीके से बना आप मेजर कर सकते हैं। अब उसको ग्राफिकली मेजर कैसे करेंगे? तो देखो बच्चे, ग्राफिकली मेजर करने के लिए अब आपको क्या करना होता है? टेक एनी पॉइंट ऑन द कंजम्पशन कर्व। कोई भी एक पॉइंट आप क्या ले लो, कंजम्पशन कर्व पे ले लीजिए। जैसे सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया ए, दिस इज द ए पॉइंट। टेक एनी पॉइंट ऑन द कंजम्पशन कर्व, देन उसके बाद में से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये सपोज बी एक्स एक्सिस पे डाल दिया, यहाँ आप क्या डालोगे? वाई एक्सिस पे, ये सी। तो इस तरीके से आपने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया ना। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? देन उसके बाद अब इसको ग्राफिकली मेजर करेंगे, तो आपको पता है कि एपीसी क्या होता है? एपीसी इक्वल्स टू क्या होता है? सी अपॉन वाई। तो अब इसमें सी क्या है? ए बी। आप चाहो तो ये ए बी ले सकते हो या फिर सी ओ, एक ही बात है। तो आप ले सकते हो कि ए बी कंजम्पशन है, और ये जो ए सी है या फिर बी ओ, ये क्या है? इनकम। तो ये क्या ले सकते हैं? ए सी। तो इस तरीके से हम इसको ग्राफिकली मेजर कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाउ कैन यू मेजर द ग्राफिकली कंजम्पशन फंक्शन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, तो अब एक्सप्लेनेशन में इसके फीचर्स ही लिखते हैं। एक तो ये पॉइंट लिखते हैं, दूसरा हम क्या लिखते हैं? इसके फीचर्स। तो फीचर्स क्या होते हैं? आपको पता है कि एपीसी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। ये ग्रेटर देन 1 होता है, 1 होता है, और कभी ये 0 नहीं हो सकता। तो ये सारा हम डिटेल में नोट से पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चे, नोट से हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए मीनिंग, हमने एपीसी का डिस्कस कर लिया था। एपीसी इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, विच इज डिफाइन द रेशियो। बस एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है, क्या रखना है? रेशियो। तो ये एक रेशियो ध्यान रखना है, और ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन का मीनिंग हो जाएगा। देन उसके बाद में फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया, देन उसके बाद में एग्जाम्पल। देन अब यहाँ देखो, टेबल जो है वो केवल 2 ही पॉइंट ले रखे हैं। आप चाहो तो ऐसे 2 पॉइंट लेके, या आप तो एक प्रॉपर स्केड्यूल जो आपने शुरू में डिस्कस किया वही स्केड्यूल रखिए, ताकि आप सेम स्केड्यूल रखें, आपका इजी हो जाएगा। स्केड्यूल ले लिया, फिर हमने डायग्राम बना दिया, देन अब उसका एक्सप्लेनेशन। तो देखो फर्स्ट पॉइंट जो एक्सप्लेनेशन का है वो यही है बच्चे, कि जिसके अंदर बता रखा है, क्या बता रखा है? कि एपीसी इज रिप्रेजेंटेड एट अ पॉइंट ऑन द कंजम्पशन कर्व। मतलब एक पॉइंट हम लेके एपीसी निकाल सकते हैं, जो मैंने बताया आपको। देन उसके बाद में एपीसी एट पॉइंट बी, दिस इज द बी पॉइंट। देन उस पर हम कैसे मेजर करेंगे? सी अपॉन वाई ग्राफिकली, और इस तरीके से सी अपॉन वाई। तो ये क्या हो जाएगा? बी एन, दिस इज द एन, और एम बी, ये हमारा हो जाएगा 80, और ये हमारा ग्राफिकली मेजरमेंट हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एपीसी डिक्लाइंस कॉन्टिन्यूसली एज इनकम इंक्रीजेज। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखा है कि एपीसी क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? ये आपने स्केड्यूल में देखा, क्योंकि जो कंजम्पशन की वैल्यू है वो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वो कम होती चली जाती है। तो डेफिनेटली एपीसी की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल ऑफ कंजम्पशन। देन उसके बाद में एपीसी कैन नेवर बी जीरो। अब एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कंजम्पशन जीरो नहीं होगा। और जीरो क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ ऑटोनमस कंजम्पशन। तो ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके क्या हो गए? फीचर्स, और आप इसको फीचर्स भी बोल सकते हो, और दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। तो ये हमारा पूरा एपीसी क्या हो गया? इट्स नाउ कवर्ड। नाउ अब आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट जो टाइप है हमारा, दैट इज, सो बच्चे अब हम डिस्कस करेंगे एमपीसी। नाउ एमपीसी में आपको क्या करना है? अगर आपको एपीसी समझ में आ गया तो एमपीसी को आप डेवलप कर सकते हो। तो एपीसी को ढंग से समझना होता है, एमपीसी को हमें डेवलप करना है। आप देखो कैसे डेवलप करना है। आप देखो, आप यही मीनिंग में आ जाइए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ फॉर्मूले में चलें तो केवल चेंज का फर्क है, डेल्टा। किसका फर्क है? ओनली द चेंज। तो यहाँ देखिए बस ये डेल्टा आ गया, और यहाँ भी डेल्टा, तो बस चेंज का फर्क है। तो अब डेफिनेशन में भी क्या फर्क आ जाएगा? ओनली चेंज। तो क्या बोलेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। तो रेशियो वर्ड इज द सेम,
और उसके साथ हमने क्या कर दिया, पहले हमने एपीसी में क्या बोला था, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल से टोटल इनकम। अब हमने क्या बोल दिया, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज। तो बस केवल और केवल वन वर्ड का डिफरेंस है, दैट इज चेंज। और मार्जिनल वर्ड का मतलब भी क्या होता है, चेंज। तो इसलिए मार्जिनल वर्ड के हिसाब से हमें देखना है, हमें फॉर्मूले के हिसाब से, तो हमें बस एक वर्ड का डिफरेंस है दोनों में, और वो चेंज। अब इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, इसका जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो वैसे ही है कि जैसे आप एपीसी निकाल के पूरी कंट्री का देखते हो, क्या टोटल इनकम का वो कितना खर्च, उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे या आपको कंज्यूमर बिहेवियर मालूम करना है, तो आपको उससे भी उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी है कि अगर लोगों की इनकम बढ़ी, तो जो इनकम बढ़ी उसका वो कितना परसेंट खर्च करते हैं। तो एक बिजनेस के लिए ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर होते हैं कंज्यूमर के, जो आगे जाके प्राइस, एक प्रोड्यूसर के लिए प्राइस डिसीजन में और उसको बिजनेस को एक्सपेंशन करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इसलिए हर बिजनेसमैन जो है वो पूरी कंट्री का एपीसी भी निकालता है और एमपीसी भी निकालता है, और देखता है कि अगर उनकी प्रेजेंट इनकम है उसका वो कितना परसेंट खर्च करते हैं, वो तो एपीसी आ गया। और अगर उनकी इनकम बढ़ी है ना, और वो बढ़ने के बाद वो कितना खर्च करते हैं, तो उस हिसाब से वो निकाल के फाइनली क्या करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं। तो ये इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन हो गया। अब हम इसका नोट से क्या कर लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं। तो देखिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की अगर मीनिंग की बात करें तो बस सब कुछ सेम है। इट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी क्या होगा, कंजम्पशन इज द रेशियो, बस वर्ड वो सेम है, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज। तो बस एक चेंज वर्ड जो है वो हमारे लिए आ गया, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है ना। ये फॉर्मूला हो गया, तो फॉर्मूले से हमारा ये बन गया। अब इसके बाद में इसका जो एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, वो सेम टेबल रहेगी, ये टेबल रहेगी। अब इसके अंदर हम इसको एपीसी को उठा देते हैं, एपीसी को हम यहाँ उठा के यहाँ क्या निकाल लेते हैं, अब हम एमपीसी निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चे, क्या अब आप यहाँ इसका एमपीसी नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए एमपीसी और एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने डिस्कस किया, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तो आप क्या करेंगे, चेंज निकालेंगे तो यहाँ तो डैश आएगा। अब यहाँ कितना आ रहा है, 30 का चेंज, तो 30 डिवाइड बाई इनकम में कितना है, 40। तो इस तरीके से क्या करेंगे, 30 डिवाइड बाई 40, 30 डिवाइड बाई 40, 30 डिवाइड बाई 40 और 30 डिवाइड बाई 40। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, एमपीसी। आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो आपको बस करना क्या है, जो चेंज है उन दोनों के चेंज को क्या करना है, डिवाइड करना है, और वही फॉर्मूला बोल रहा है, वही डेफिनेशन, वही टेबल, तो उस हिसाब से हमें क्या करना है। और स्केड्यूल का टेंशन तो मैंने आपका ख़त्म कर ही दिया है कि थ्रू आउट तीनों चैप्टर में आपका स्केड्यूल सेम ही रहेगा। एक ही स्केड्यूल से आप एग्रीगेट डिमांड पढ़िए, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन फंक्शन, सब कुछ हमें उसी से करना है। तो ये हमने एमपीसी निकाल लिया। अब डायग्राम भी यही रहेगा, डायग्राम भी सेम बनेगा, क्योंकि कंजम्पशन कर्व बनाना है और वो कंजम्पशन कर्व आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो डायग्राम भी सेम। अब बस डायग्राम में हमें उसको ग्राफिकली मेजर कैसे करना है, तो ये देख लीजिए बच्चे। अब ग्राफिकली हमें मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, ग्राफिकली जैसे हमने एपीसी में देखा कि एपीसी कैसे मेजर होता है, एक पॉइंट पे मेजर होता है, टेक एनी पॉइंट ऑन द कंजम्पशन कर्व, हमने देखा था। अब हम लेंगे कि एमपीसी मेजर करने के लिए वी नीड 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, तो हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो अब जैसे 2 पॉइंट, एक पॉइंट तो ये हो गया, अब हमें एक पॉइंट और लेना है, तो हम इस पर एक पॉइंट और ले लेते हैं। और देखिए, सपोज हमने ये पॉइंट और ले लिया, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, इसको हमने ए बी सी, इसको हमने क्या दे दिया, डी पॉइंट दे दिया। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, डी ई, ये ई हो गया, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये क्या हो गया, एफ हो गया। तो ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, मतलब 2 पॉइंट ले लिए, पहले एक लिया था, अब 2 ले लिया। अब इन दोनों के बीच में एमपीसी क्या होता है, चेंज होता है। तो चेंज को निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो अब हमें इसमें चेंज निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो चेंज है वो चेंज है वाई, और ये जो चेंज है वो क्या है, चेंज इन कंजम्पशन। तो यहाँ सपोज ए बी सी डी ई एफ जी, इसको हमने जी पॉइंट दे दिया यहाँ, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब वही जो हमने अब तक पढ़ा है कि किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो वही हो गया कि ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो किसी भी लाइन का जैसे हम स्लोप निकालते हैं, तो उस लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वैसे हमारा एमपीसी निकल जाता है। हमें चेंज निकालना है, तो चेंज निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अब इसको ग्राफिकली कैसे मेजर करेंगे, तो देखिए यहाँ, अब यहाँ हम इसको ग्राफिकली मेजर करें तो एमपीसी इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन वाई। और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चेंज इन कंजम्पशन क्या होगा ग्राफिकली, अगर हम ये जी पॉइंट ले लें तो जी डी
ये GD जो है ये वाला, ये हमारा चेंज क्या है कंजम्पशन का, और GA ये जो चेंज है वो क्या है इनकम का। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली मेजर कर सकते हैं। तो ये ग्राफिकली हमें मेजर करना है। अब उसके बाद में इसका और जो फीचर्स हैं वो आपको जो आगे हम इसके जो फीचर्स या एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करेंगे। तो एक पॉइंट तो ये बन जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें बनेगा कि MPC की जो वैल्यू है वो लाइज बिटवीन 0 और 1। अब ये आप समझ लो कि ऐसा कब 0 होगी और कब, तो ये डिटेल में देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ अगर हम देखें कि MPC की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो देखिए कैसे। हमें ये पता है कि y इक्वल्स टू क्या होता है C प्लस एस, ठीक है। अब अगर हम यहाँ डेल्टा लगाते कि डेल्टा y इक्वल्स टू डेल C प्लस डेल एस, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेल्टा चेंज। अब अगर हम कहें कि इफ अगर डेल y इक्वल्स टू हम कहें कि इफ डेल y इक्वल्स टू डेल C हो जाता है और डेल S जो है वो 0, मतलब आपकी इनकम में जो भी चेंज आया आपने पूरा का पूरा क्या कर दिया कंज्यूम कर लिया, तो MPC क्या आएगा। तो अब देखिए MPC क्या होता है, MPC इक्वल्स टू क्या होता है डेल C अपॉन डेल Y। तो से फॉर एग्जांपल कि दोनों की वैल्यू 100 100 है, तो हमने क्या रख दिया 100 अपॉन 100 अज्यूम कर रहे हैं हम, तो ये क्या आ जाएगा 1। तो MPC की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1। कब, जब आप पूरी इनकम जो भी इनकम में चेंज आया पूरा का पूरा आपने कंज्यूम कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इफ अगर डेल y इक्वल्स टू क्या हो जाए डेल s और डेल c क्या हो जाए 0। इसका मतलब कि आप जो अपनी इनकम का पूरा पार्ट क्या कर दें सेव कर लें, कंजम्पशन नहीं करें, ये सिचुएशन। तो आपको पता है कि MPC क्या होता है, MPC इक्वल्स टू क्या होता है डेल C अपॉन डेल y। और अब हम यहाँ रख दें कि ये 0 है और सपोज ये 100 है, तो ये वैल्यू 0 आएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जो MPC की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करती है 0 और 1। अब 0 कब होगी और 1 कब होगी, आई हो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमारी इनकम में जो चेंज आए पूरा का पूरा हम कंज्यूम कर लें तो वो क्या होगी 1, और अगर पूरा का पूरा सेव कर लें तो वो 0। तो इसलिए MPC की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। और वैसे भी एक लॉजिक है कि चेंज जो होता है ना 1 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता, तो ये भी हमारा लॉजिक होता है। और चेंज एक तो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और चेंज का माइनस और प्लस से कोई रिलेशन नहीं होता। तो आगे जाके आपको ये भी कई बार होता है कि ये माइनस प्लस, तो माइनस प्लस चेंज से कोई रिलेशन, क्योंकि चेंज का माइनस प्लस से कोई, अगर चेंज होगा तो देखो पॉजिटिव होगा तो दोनों में चेंज होगा, नेगेटिव होगा दोनों में तो माइनस वैसे, तो माइनस का कोई रोल नहीं होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नोट से इसको देख लेते हैं। तो ये देखो मीनिंग और ये हमने एग्जांपल डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद इसके फीचर्स, ये डायग्राम और स्केड्यूल बन जाएगा इसका। तो ये स्केड्यूल जो मैंने बनाना आपको सिखाई दिया, ये डायग्राम बन जाएगा 2 पॉइंट लेके। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि MPC इज मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। ग्राफिकली कैसे मेजर होता है 2 पॉइंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया। देन अब MPC इज मेजर्ड बाय डेल C इज ग्राफिकली एज स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व। तो MPC क्या होता है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व होता है, क्योंकि ये चेंज को मेजर करता है ना। ये कैसे मेजर करेंगे, इस तरीके से हम इसको ग्राफिकली मेजर कर लेंगे। अब देखिए जैसे ये यहाँ अगर हम बात करें तो ये D पॉइंट है, डायग्राम ये D पॉइंट है, दिस इज द D पॉइंट, और हमने क्या कर दिया ये F पॉइंट है और E पॉइंट है। तो हमने ले लिया कि EF इज कंजम्पशन और DF इज इनकम, और वो करके हमने ग्राफिकली मेजर कर लिया। देन उसके बाद में सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ MPC लाइज बिटवीन द 0 एंड 1। ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कब 0 होगी और कब 1 होगी। तो ये सारा हमने देख लिया कि जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 1, और जब ये 0 हो जाएगा तो 0। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया MPC में, MPC के अंदर हमने मीनिंग पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया, उसका टेबल पढ़ लिया, डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन और उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन। और बच्चे देखो इस यूनिट में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, और वो ये रखनी है कि यहाँ जो है ना व्यू प्रेजेंटेशन अलग अलग है, बट कि मतलब सबका सेम है। जो मीनिंग है वही फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है वही टेबल है वही डायग्राम है और वही एक्सप्लेनेशन। तो इस वे प्रेजेंटेशन आर डिफरेंट, बाकी सबका मतलब क्या है सेम है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ना। उसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज डिफरेंस।
एपीसी और एमपीसी में आपको डिफरेंस करना होता है। तो बच्चे जो भी अब तक हमने डिस्कस किया उसके बिहाफ पे आप दो डिफरेंस तो इजीली कर सकते हैं, एक तो मीनिंग का और एक फॉर्मूले का। ये तो आप आराम से बिल्कुल इजीली कर सकते हैं कि तो इसका मतलब जो पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग हमको डिफरेंस बनाना है। तो देखो सबसे पहला डिफरेंस हमारा क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। तो मीनिंग हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि बस रेशियो, यहाँ कंजम्पशन टू इनकम और यहाँ बस चेंज वर्ड का फ़र्क है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। दोनों के डेफिनेशन बस चेंज वर्ड का फ़र्क है जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद में अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला भी हम मीनिंग और फॉर्मूला दोनों सेम ही चीज़ होती है, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दो डिफरेंस तो हमारे क्या हो गए, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए ना। उसके बाद में वैल्यू, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो कैन बी ग्रेटर देन 1। अब कब ग्रेटर देन 1 हो सकती है, ये हमें पता है कि जब c ग्रेटर देन y होगा तब क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 और 1 में लाई करती है। तो ये देखो 0 कब होगा, जब कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन 0 होगा, और जब 1 कितना होगा, जब चेंज सी इक्वल्स टू चेंज इन वाई होगा। थ्योरी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कब 1 होगा और कब 0 होगा। देन उसके बाद में इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम। अब हम कहते हैं कि व्हेन इनकम इंक्रीजेज तो एपीसी फॉल्स बट लेस देन द रेट एमपीसी। अब ये क्या होता है कि चेंज ऑन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो चेंज आता है, जो रेट का चेंज आता है, वो रेट हमेशा मार्जिनल में ज़्यादा आती है और एवरेज में कम आती है। इसका रीज़न क्या होता है कि मार्जिनल रिलेटेड टू द पर यूनिट है और एवरेज रिलेटेड टू द एवरेज क्या होता है, टोटल अपॉन यूनिट, तो वो क्या होता है, टोटल से रिलेट होता है। तो इसलिए उसमें जो चेंज आएगा एवरेज में वो मार्जिनल से हमेशा कम ही आएगा, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो इस तरीके से ये क्या होगा कि एपीसी फॉल्स बट लेस रेट, और ऐसे ही एमपीसी फॉल्स बट मोर रैपिडली द। तो ये चेंज ऑफ इफेक्ट का देख लीजिए, फॉर्मूला हमने कर ही लिया। तो हम लास्ट एक डिफरेंस और कर सकते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो ये है कि वो डिफरेंस हमारा है कि आप एक डिफरेंस कर सकते हैं मेजरमेंट। और मेजरमेंट का डिफरेंस क्या हो सकता है, मेजरमेंट का डिफरेंस हो सकता है कि एपीसी जो मेजर होता है वो एक पॉइंट पे होता है, क्योंकि ग्राफ पे आपने डिस्कस किया था कि टेक एनी पॉइंट एंड देन यू कैन मेजर, और एमपीसी जो होता है वो दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस मेजर होता है। तो इस तरीके से आप ये भी डिफरेंस कर सकते हैं कि मेजरमेंट के बिहाफ पे। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नाउ अब ये कंजम्पशन फंक्शन इज नाउ कंप्लीटेड। सो आई होप आपको ये पूरा कंजम्पशन फंक्शन में हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन पढ़ लिया, उसका मीनिंग फॉर्मूला, स्केड्यूल, डायग्राम, ये सारा हमने कर लिया। देन उसके बाद में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसके दो पार्ट पढ़ लिए, एपीसी और एमपीसी। फिर एपीसी में भी हमने क्या पढ़ लिया, मीनिंग, फिर उसके बाद में उसका फॉर्मूला, उसका स्केड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन। फिर ऐसे ही हमने एमपीसी में भी पढ़ लिया, मीनिंग, उसका फॉर्मूला, उसका स्केड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, ये सारा हमने पढ़ लिया। अब बच्चे इसमें आपको ये चीज़ देखी होगी, आपका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सामने आ रहा है, वो ये आ रहा है कि अल्टीमेटली जो इस पूरी स्टोरी के अंदर आप देख रहे हो कि जो मीनिंग है वही फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है वो स्केड्यूल है, जो शेड्यूल है वही डायग्राम है, और जो डायग्राम है वो एक्सप्लेनेशन। तो ये बच्चों को टफ क्यों लगता है, बच्चे क्या करते हैं इनको सबको सेपरेट कर लेते हैं कि मीनिंग अलग है, डायग्राम अलग है, शेड्यूल अलग है। ऐसा नहीं है, ऑल आर द सेम, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो आप मीनिंग बोल रहे हो वही फॉर्मूला में बता रहे हो, जो फॉर्मूले में बता रहे हो वो टेबल में बता रहे हो, नंबर से टेबल में बता रहे हो, और जो नंबर से टेबल में बता रहे हो वही आप डायग्राम से बता रहे हो, और जो डायग्राम में आपने बताया वो एक्सप्लेनेशन कर रहे हो। तो इस तरीके से आप इसको बहुत इजी कर सकते हैं। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो एक ये है कि ये सब डिफरेंट है। सेकंड इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि यहाँ एक को आपको जैसे आपने इस पूरे टॉपिक को देखोगे तो जो एग्रीगेट डिमांड पढ़ा उसी में से हमने कंजम्पशन कर्व में कुछ नया नहीं पढ़ा, और जो कंजम्पशन कर्व में पढ़ा उसके बाद हमने एपीसी में वही बस वही कंजम्पशन कर्व, वही हमने कर्व बनाया, उस पर हमने मेजर एक पॉइंट पे मेजर कर दिया। और अगर एपीसी पूरा समझ लिया तो एमपीसी आपने डेवलप कर लिया। कैसे, तो चेंज का डिफरेंस है तो वो चेंज का डिफरेंस करके आपने वो डेवलप। तो इसका मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके अंदर। तो आई होप आपको समझ में